हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये हैं 7 अगस्त के करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, इनको आप डेली बेस पे कवर करते रहिएगा। इससे आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स आपके सब एग्जाम्स में जितने भी करंट अफेयर आते हैं सबके सब आप सॉल्व हो जाएंगे। चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको ज्वाइन करना जरूर करिएगा। इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए मिनी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो इस टाइम पे मिनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, मिनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो इससे आपका मॉरल बूस्ट होगा। आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो अपनी तैयारी को पता लगाने के लिए और इससे पहले कि कमीशन आपको टेस्ट करे, आप खुद को एक बार टेस्ट कर लें, तो उसके लिए मिनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप मिनी टेस्ट सीरीज देंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ साथ इन करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स हैं, इनको रेगुलर अपडेट्स की तरह से पाने के लिए भी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस ग्रुप भी चल रहा है, जिस पर डेली एमसीक्यूज आते हैं चैप्टर्स बेसिस पे, सब्जेक्ट्स वाइज। तो उससे भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो उसके लिए भी आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है काली बेन नदी पे और एंड सिग्निफिकेंस फॉर सिक्स। अभी क्या हुआ था कि काली बेन नदी का जो पानी है, नॉर्मल पानी उन्होंने एक गिलास में पिया, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, और उसके वजह से वो बीमार पड़ गए। तो बात ये आती है कि ये जो नदी है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हैज़ बीन एडमिटेड टू दिल्लीज अपोलो हॉस्पिटल डेज आफ्टर ही हैड ड्रंक अ ग्लास ऑफ वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द काली बेन, अ होली रिवुलेट इन सुल्तानपुर लोधी। तो पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में काली बेन नदी जो है अपने आप में एक पवित्र नदी मानी जाती है, होली रिवर मानी जाती है। लेकिन उसके बावजूद उसमें वो कई सारे गाँवों से पास होकर आती है। तो उन गाँवों से और वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सारा उस नदी में गिरता है, जिसकी वजह से वो नदी जो है अपने आप में एक बायोलॉजिकल डिज़ास्टर बनती जा रही है। यानी कि वहाँ पर जो जीव हैं, यानी जो मछलियाँ रहती हैं, वो भी सब मरती जा रही हैं। उसका पानी जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। तो काली बेन नदी का क्या है देखें तो 165 किलोमीटर रिवुलेट स्टार्ट्स फ्रॉम होशियारपुर, रन्स अक्रॉस 4 डिस्ट्रिक्ट्स एंड मीट्स द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर ब्यास एंड सतलुज इन कपूरथला। तो ये नदी जो है होशियारपुर से स्टार्ट होती है और ब्यास और सतलुज नदी जहाँ मिलती है कपूरथला में, वहाँ पे जाके मिल जाती है। अलॉन्ग इट्स बैंक्स आर अराउंड 80 विलेजेस एंड हाफ अ डजन स्मॉल एंड बिग टाउन्स। तो 6 करीब करीब छोटे बड़े टाउन हैं और 80 गाँव हैं। तो वेस्ट वाटर जो होता है इन सभी से, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, वो सारी नदियों, वो सारा जो पानी है, गंदा पानी है, वो सारा का सारा इस नदी में गिरता है। टर्निंग इट्स वाटर्स ब्लैक, काली पड़ गई है ये इसका पानी, इसलिए इसका नाम काली बेन पड़ गया है, ब्लैक रिवुलेट। डेंस ग्रास एंड वीड्स ग्रू ऑन द वाटर अंटिल अ क्लीनिंग प्रोजेक्ट स्टार्टेड। जब तक क्लीनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया था कुछ समय पहले तक, तब तक वहाँ पे बहुत लंबी लंबी घासें उग गई थी और वीड्स उग गई थी, जिसके वजह से वो जो पानी था वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था और उस पर ध्यान ना दिया जाता तो ये नदी बिल्कुल सूख जाती। द काली बेन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू सिख रिलीजन एंड हिस्ट्री बिकॉज द फर्स्ट गुरु नानक देव इज़ सेट टू हैव गॉट एनलाइटनमेंट हियर। तो ये कहा जाता है कि जो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, उनको यहाँ पे जो एनलाइटनमेंट हुआ था वो इसी नदी किनारे हुआ था। व्हेन गुरु नानक देव वाज स्टेइंग एट सुल्तानपुर लोधी विद हिज सिस्टर बेबे नानकी, ही वुड बेथ इन द काली बेन। तो वो इसी नदी में नहाया करते थे जब 1400s में, जिस टाइम पे गुरु नानक देव जी हुआ करते थे। ही सेड टू हैव डिसअपियर्ड ऑन टू द वाटर्स वन डे बिफोर इमर्जिंग ऑन द थर्ड डे। तो एक दिन वो इस पानी में गए और उसके बाद तीसरे दिन निकल गया है जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ। द फर्स्ट थिंग ही रिसाइटेड वॉज द मूल मंत्र ऑफ द सिख रिलीजन। उसके बाद जब उन्होंने जो पहली चीज़ कही वो मूल मंत्र रहा सिख रिलीजन के लिए। नेक्स्ट आता है बैंक नेशनलाइजेशन ब्लंडर या मास्टर स्ट्रोक। अब देखिए एक अगर मैं इसमें कहूँ कि भारत की इंडिपेंडेंस के बाद की जो हिस्ट्री रही है अब तक, अप टू मॉडर्न टाइम्स अगर हम देखें तो 1969 के टाइम पे हमने देखा था जब इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने बैंकों को नेशनलाइज कर दिया था। उस टाइम पे 14 प्राइवेट बैंक्स थे, कई सारे प्राइवेट बैंक्स थे, तो उनको नेशनलाइज कर दिया गया, सभी को सरकारी बैंक बना दिया गया। तो अब ये बात आती है कि क्या वो एक मास्टर स्ट्रोक था उस टाइम का, यानी कि एक अच्छी चीज़ थी, या बहुत बड़ी गलती करी उस टाइम पे, क्योंकि अब प्रेजेंट गवर्नमेंट ये कर रही है कि वो ज़्यादातर सरकारी चीज़ों को प्राइवेट करती जा रही है वापस से। जो 1969 के दौरान पे जिन चीज़ों को सरकारी किया गया, अब 2022, 2021, 2020 में हम देख रहे हैं उन चीज़ों को वापस से प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। 53rd एनिवर्सरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी नेशनलाइजिंग 14 बैंक्स। द गवर्नमेंट विल ब्रिंग लेजिस्लेटिव चेंजेस। अब देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो लेजिस्लेटिव चेंजेस ला रही है इन द करंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट टू एनेबल इट टू प्राइवेटाइज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी कि डी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, यानी कि जो उस टाइम पे नेशनलाइजेशन किया गया अब उसका वापस से डी नेशनलाइजेशन किया जा रहा है।
नेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट टेक्स कंट्रोल ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी और इंडस्ट्री। तो नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है? नेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से कोई कंपनी है, कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, कोई भी चीज़ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो कार्यभार है जब वो सरकार संभाल लेती है, यानी कि सरकार उसके लिए जिम्मेदार हो जाती है उसके काम करने के लिए, तो उसको हम नेशनलाइजेशन कहते हैं। पोस्ट 1967 पीरियड सॉ अ सीरीज ऑफ रेडिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जैसे कि नेशनलाइजेशन कर दिया गया 14 सबसे बड़े बैंकों का उस टाइम पे 1969 में, फिर इंश्योरेंस सेक्टर का नेशनलाइजेशन कर दिया गया 1972 में, कोयले इंडस्ट्री का यानी कि जो कोल इंडस्ट्री है उसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया 1973 में, और एक एफर्ट था टू नेशनलाइज होलसेल वीट ट्रेड 1973, द टेक ओवर ऑफ सिक कंपनीज, और जो उसके बाद उस टाइम पे जो बीमार कंपनीज थी, बीमारू कंपनीज थी, उनका टेक ओवर कर लिया गया। यानी आप देख सकते हैं किस तरह से 1965 में एफसीआई बनाया गया लाल बहादुर शास्त्री के रिजीम में। तो यानी कई सारे स्टेप्स लिए गए जिससे कि जो सोशली मेजर थे उस टाइम पे, सोशलिस्ट मेजर्स थे, समाजवादी के जो मेजर्स थे उस टाइम पे, उनको अपनाने के लिए सब चीज़ों को सरकारी कर दिया गया। According to many economists, the long-term impact of these decisions is being felt now in terms of a looming banking crisis। अब देखिए कई इकोनॉमिस्ट का जो अर्थशास्त्री हुए हैं उनका कहना ये है कि उस टाइम पे 1960s में 70s में जो डिसीजंस लिए गए थे उनका इम्पैक्ट अब 50 साल बाद देखा जा रहा है 2020-2022 में। ये देख रहे हैं कि इस टाइम पे जो बैंकिंग क्राइसिस है, यानी कि इस टाइम पे जो बैंक्स में जो दिक्कतें हैं वो इसी वजह से हैं क्योंकि उस टाइम पे सभी बैंक सरकारी हो गए थे। इनएफिशिएंट कोल सेक्टर, जो भारत का कोल सेक्टर है वो इनएफिशिएंट है। पुअर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, यानी कि जो लोगों के पास इंश्योरेंस की इतनी कमी है भारत में वो इसी वजह से है क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर पहले सरकारी था, 1969 से लेकर अब तक सरकारी ही रहा है। अगर प्राइवेट होता तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच बना पाती। तो फैक्टर्स दैट लेड टू नेशनलाइजेशन अगर 1970s में देखें तो क्या क्या फैक्टर्स थे? एक तो 2 युद्ध हुए थे हमारे, चाइना के साथ हुआ 1962 में, फिर पाकिस्तान के साथ हुआ 1965 में, और फिर 2 सक्सेसिव ईयर्स ऑफ ड्रॉट पड़े, यानी कि बार बार सूखा पड़ रहा था लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे, हैड पुट प्रेशर ऑन पब्लिक फाइनेंसेस। फिर 3 साल का 1966 से लेकर 1969 तक का 3 ईयर प्लान हॉलीडे आया एंड स्लो डाउन इन ग्रोथ अफेक्टेड एग्रीगेट डिमांड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट वाज रिड्यूस्ड, क्योंकि उस टाइम पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी सरकारी पैसा खर्च होना कम हो गया था, तो उस टाइम पे स्लो डाउन आ गया था ग्रोथ में। अगर स्लो डाउन आ जाएगा मार्केट के अंदर यानी कि आपकी पूरी अर्थव्यवस्था स्लो हो जाएगी, तो उस टाइम पे कौन पैसा खर्च करेगा? प्राइवेट आदमी तो पैसा नहीं खर्च करेगा, तो उस टाइम पे सरकार को पैसा खर्च करना है, तो सरकार ने इन सभी स्टेप्स को लिया जिससे कि उस टाइम पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसको वापस से रिवाइव किया जा सके। नीड फॉर कंट्रोलिंग प्राइवेट मोनोपोलीज एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, फिर नीड फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स टू डेवलप एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़, तो फिर ये भी ज़रूरत थी कि हमें सेविंग्स बनानी है जिससे कि एग्रीकल्चर हो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हो वो डेवलप हो सके। तो सेविंग्स के लिए क्या होगा? सेविंग्स के लिए अकाउंट्स खोलने होंगे। अब प्राइवेट बैंक्स अगर हम देखें तो प्राइवेट बैंक्स गाँव में नहीं जाएंगे, प्राइवेट बैंक्स वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे उनको प्रॉफिट मिलेगा, जहाँ पे जो उनकी ब्रांच होगी वहाँ पे बिज़नेस बहुत ज़्यादा होगा। वो बिज़नेस कहाँ पे ज़्यादा होगा? जब वो शहर के अंदर बनाएंगे। तो अगर बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया तो उससे ये हेल्प मिली, जो आज भारत के गांव-गांव में अगर हम जाएं तो वहाँ पे बैंक्स हैं, वो सिर्फ इसी वजह से हैं क्योंकि बैंक सरकारी हैं। सरकारी बैंक्स अगर आप देखेंगे अगर आप कंपेयर करेंगे, हम खुद भी कंपेयर कर सकते हैं कि आज अगर हम किसी गांव में जाते हैं वहाँ पे आपको कोई सरकारी बैंक मिलता है या वहाँ पे आपको कोई एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई या एचडीएफसी का प्राइवेट बैंक मिलता है। यू विल नेवर फाइंड एनी प्राइवेट बैंक इन द विलेजेस, है ना, हमें कभी नहीं मिलेंगे। हार्डली किसी गाँव में आपको कोई प्राइवेट बैंक मिला तो मिला, वरना कभी नहीं मिलेंगे। हमेशा प्राइवेट बैंक आसपास के जो बड़े शहर हैं या टाउन्स हैं वो वहाँ पे होते हैं। रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस टू कर्ब द अर्बन रूरल डिवाइड, और बिटवीन 1951 से लेकर 1968 एग्रीकल्चर हैड रिसीव्ड लेस देन 2% ऑफ क्रेडिट डिस्पर्स्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। तो एम ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन ऑफ 1969 का जो एम था वो क्या था कि गवर्नमेंट एम टू टेक अवे द कंट्रोल फ्रॉम अ फ्यू प्राइवेट प्लेयर्स एंड एक्सपैंड द बैंकिंग कवरेज टू रूरल इंडिया। तो उनका जो एम था वो ये था कि जो कवरेज है यानी कि जो बैंकिंग का कवरेज है उसको ग्रामीण भारत तक भी पहुंचाना चाहिए, सो दैट सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर का सेक्टर है, छोटी इंडस्ट्रीज़ का सेक्टर है, कुड गेट बेटर क्रेडिट फैसिलिटीज़, यानी कि उनको अच्छे से उधार मिल सके, ऋण मिल सके, लोन मिल सके, दस क्रिएटिंग अ न्यू क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, और उस टाइम पे नए एंटरप्रेन्योर्स बन सकें। यानी कि अगर लोगों को लोन मिलेगा, इजीली उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो कुछ करने की सोचेंगे भी। अगर उनको बैंक लोन ही नहीं देगी तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ द 1970s वाज अ मैड मूव एज इट लेड टू। अब देखिए अगर जो ये कहते हैं कि वो एक गलत कदम था जो उठाया उस टाइम पे, बैड मूव था, गलत कदम था, बुरा कदम था, तो किस बेसिस पे हम कह सकते हैं? द इमरजेंस ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स दैट ब्रेड इन एफिशिएंसी। देखिए सरकारी चीज़ों के होने की वजह से, रेड टेपिज्म होने की वजह से हम ये देख सकते हैं कि चीज़ों में इनएफिशिएंसी तो आई थी।
द स्ट्रेटजी ऑफ नेशनलाइजेशन टुगेदर विद इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लाइसेंस कोटा राज स्टिफल्ड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। देखिए उस टाइम पे क्या दिक्कत आई कि नेशनलाइजेशन तो कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन करा, यानी कि ISI। इसका मतलब क्या हुआ कि इम्पोर्ट, भारत क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत रहा और कई टाइम तक ब्रिटिश राज में रहा, तो सिर्फ इस डर से कि बाहर की कोई कंपनीज आएंगी, भारत में कंपटीशन करेगी और भारत को दोबारा गुलाम ना बना ले, इस वजह से ये स्टेप्स लिए गए कि बाहर की कंपनीज भारत में नहीं आएंगी, भारत की खुद की कंपनीज ही भारत में काम करेंगी। तो यानी कि इंपोर्ट को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी कि इंपोर्ट ना करके भारत में ही उसका कोई सब्सटीट्यूशन तैयार करें और भारत में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। तो इस चीज़ से इतनी तेज़ी से काम नहीं हो पाया। साथ ही साथ लाइसेंस कोटा राज चलता रहा, यानी कि सरकार में जो बैठे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे कोटा राज चल गया। यानी कि अगर आप किसी IAS ऑफिसर को फेवर करेंगे तो आपको वो लाइसेंस दिलवाने में हेल्प करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यानी कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी, ये सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा रेड टेपिज्म था, जिसको 1991 में 1992 में जब इस टाइम पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, LPG इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, उस टाइम पे ये जो कोटा राज था, लाइसेंस राज था, उसको ख़त्म किया गया। Nationalization led to a lesser competition between the public sector and private sectors. This has again led to the bureaucratic attitude in the functioning of PSUs. अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको समझने की है, नेशनलाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ, सारे बैंक सरकारी हो गए, तो इससे क्या हुआ कि जो सरकारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी तो फिक्स्ड सैलरी हो गई है। यानी उनके अंदर एक कंपटीशन वाली भावना नहीं रही कि अगर किसी आदमी को अकाउंट खुलवाना है तो वो खुलवाए, वरना उनकी इच्छा है। तो अगर प्राइवेट होता तो प्राइवेट में क्या करते हैं कि वो घर घर जाके पूछते हैं कि आपके अकाउंट खुले हुए हैं नहीं खुले हुए, हमारे बैंक की ये फैसिलिटीज़ हैं, यानी अपने बैंक की फैसिलिटीज़ बताते हैं, क्योंकि उनको अपने यहाँ का बिज़नेस बढ़ाना है। बिज़नेस तभी बढ़ेगा जब आपके बैंक में अकाउंट खुलेंगे। तो वहाँ पर क्योंकि सब सरकारी हो गया तो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड आ गया, जिसके वजह से जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनकी जो वर्किंग थी वो इनएफिशिएंट होती चली गई, यानी कि वो इतनी कारगर नहीं रही। लैक ऑफ इनिशिएटिव्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉपुलिस्ट प्रेशर्स, इररेस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियनिज्म, रेड टेपिज्म। तो इंडिया लॉस्ट आउट ऑन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। देखिए भारत में ये भी दिक्कत थी कि हमारा जो प्रोडक्शन था वो इंटरनेशनलाइज ना हो पाया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीयकृत नहीं हो पाया। इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन एंड प्रोटेक्शनिस्ट इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट क्रिएटेड ईस्ट एशियन मिरेकल इकोनॉमीज़। अगर हम देखें तो ईस्ट एशिया में अगर हम देखें, जापान को देख लें, चाहे हांगकॉन्ग को देखें, मकाओ को देखें या ताइवान को देखें, तो जो ईस्ट एशिया की इकोनॉमीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो पाई, लेकिन हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डेवलप इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हमने उस टाइम पे जो पॉलिसीज़ अपनाई वो बहुत ज़्यादा इनवर्ड लुकिंग थी, यानी कि आउटवर्ड लुकिंग, यानी कि बाहर की तरफ देखने वाली नहीं थी, सिर्फ हम अपने घर घर के अंदर देख रहे थे। द इम्प्लीकेशन ऑफ इट वॉज दैट इंडिया एक्सपोर्ट श्रैंक फ्रॉम 2.4% टू 0.42% इन 1980। यानी कि भारत का जो एक्सपोर्ट था वो इतना घट गया कि 1948 में जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम पे 2.4% हुआ करता था, और 1980 में आते आते वो 0.42% रह गया, यानी इतना कम एक्सपोर्ट हो गया, यानी कि हम एक्सपोर्ट कुछ कर ही नहीं रहे थे उस टाइम पे। इरोजन ऑफ फिस्कल प्रूडेंस, यानी उस टाइम पे जो फिस्कल प्रूडेंस था वो भी ख़त्म होता जा रहा था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर केप्ट राइजिंग, देखिए सरकारी जो खर्चा है वो तो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे जितनी भी गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट स्कीम्स निकाल रही थी, यानी कि लोगों को लुभाने वाली स्कीम्स निकाल रही थी, जिसकी वजह से लोग लुभें और वो क्या करें, वो वोटिंग करें उस पार्टी की फेवर में। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर केप्ट राइजिंग ड्यू टू द प्रोलिफरेशन ऑफ सब्सिडीज़ एंड ग्रांट्स, यानी उस टाइम पे सब्सिडी दी जा रही थी, ग्रांट्स दी जा रहे थे, सैलरी इंक्रीज़ कर रहे थे विद नो रिलेशनशिप टू एफिशिएंसी और आउटपुट। यानी कि सैलरी तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन उस सैलरी की इंक्रीज़ होने की वजह से क्या वो पर्सनस कुछ आउटपुट में इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। ओवर स्टाफिंग, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को भर लिया, एंड अदर पॉपुलिस्ट मेजर्स। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, फाइनेंस फ्रॉम द पब्लिक बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स फेल्ड टू अकम्प्लिश लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। अगर हम प्रेजेंट इम्पैक्ट देखें तो NPA क्राइसिस, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, यानी कि एक बैंक के लिए अगर बैंक कोई लोन देता है तो वो बैंक के लिए एसेट होता है, बैंक के लिए वो पूंजी होती है, क्योंकि उसी पैसे पे जो उसने लोन दिया है उसी पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे उसका फ़ायदा होगा। अब ये एसेट अगर आपके पास वापस लौट के ना आए, यानी आपसे किसी ने लोन लिया और आपको वापस ना दे, तो आपका एसेट कैसा हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा, यानी उसने परफॉर्म करना, उसने काम करना बंद कर दिया। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्राइसिस इज़ कंसिडर्ड द लीगेसी ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स ऑफ द 1970s एंड 80s। तो ये कहा जा रहा है कि जो इस टाइम पे इतना ज़्यादा NPA क्राइसिस है वो 1970 और 80 के दौरान पे जो नेशनलाइजेशन कर दिया गया था बैंकों का, वो उसकी देन है। गवर्नमेंट ऑनरशिप एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रिड्यूस्ड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बैंक्स। अब गवर्नमेंट ऑनरशिप हो गई, यानी कि सरकार की जवाबदेही हो गई, यानी कि उसके वही उसका ऑनर है, तो इसके वजह से जो अकाउंटेबिलिटी थी, जवाबदेही थी, वो
बैंक्स की कहीं ना कहीं कम हो गई। एंड द 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिगार्डेड ग्रॉस NPAs वर्थ ₹5.7 लाख करोड़। तो 12 जो उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनका टोटल मिला के जो NPA था वो 5.47 लाख करोड़ हो गया, मोर देन ट्वाइस द NPA ऑफ 19 प्राइवेट बैंक्स इन 2020। तो ये 2 गुने से ज़्यादा भी है, क्योंकि 19 प्राइवेट बैंक्स का 2020 में अगर हम NPA देखें उसके मुकाबले सरकारी बैंक का, जो 12 सरकारी बैंक हैं उनका NPA 5.47 लाख करोड़ हो गया। ऑल्सो नेशनलाइज्ड बैंक्स आर आइदर ऑपरेटिंग अंडर लॉसेज और एक्सपीरियंसिंग फॉलिंग डिविडेंड्स, यानी कि उनका जो प्रॉफिट है वो तो बहुत कम है और वो कुछ तो लॉस में जा रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ स्टिल नॉट बीन एबल टू क्लोज डाउन ऑल द नेशनलाइज्ड सिक PSUs, यानी अभी भी सरकार जितने भी बीमारू PSUs हैं जहाँ पे काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे टैक्स पेयर का जो पैसा है वो खर्च हो रहा है उल्टा उस चीज़ को रिवाइव करने के लिए, तो वो चीज़ें अभी तक बंद नहीं की गई हैं या उनका जो उनका निस्तारण है वो नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है नायक कमेटी रिपोर्ट आई थी 2014 में। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव द पुअर फाइनेंशियल पोजीशन, सिलेक्शन प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज एंड नॉन ट्रांसपेरेंट, हाई NPAs, बोर्ड गवर्नेंस वीक, यानी कि कई सारी दिक्कतें थी। तो ये जो नायक कमेटी की रिपोर्ट ने बताया था। इकोनॉमिक सर्वे रिव्यू ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन अगर हम देखें तो 2020 में जो हुआ था एवरी रुपया तक, तो इकोनॉमिक सर्वे रिव्यू का क्या कहना था, उन्होंने ये कहा था कि एवरी रुपी ऑफ अ टैक्स पेयर मनी इन्वेस्टेड इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स फेचेज अ मार्केट वैल्यू ऑफ जस्ट 71 पैसे। यानी कहने का मतलब क्या है कि उनका कहना ये है कि अगर टैक्स पेयर के पैसे का 1 रुपया एक सरकारी बैंक में दिया जाता है तो वो पैसा 1 रुपये से घटकर 71 पैसे रह जाता है, यानी 1 रुपये का मतलब हुआ 100 पैसे। तो बैंक में जाते ही, यानी कि बैंक के अपने नुकसान इतने हैं, बैंक के लॉसेज इतने हैं सरकारी बैंक के, कि वो 100 पैसे से घटकर 71 पैसे रह जाता है। लेकिन अगर वही 1 रुपया किसी प्राइवेट बैंक में दिया जाए तो वो 1 रुपया बढ़कर 3 रुपये 70 पैसे हो जाता है। तो इतना डिफरेंस है सरकारी बैंक की फंक्शनिंग में और प्राइवेट बैंक की फंक्शनिंग में। इशू ऑफ फोन बैंकिंग है कि पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफिशियल्स कैन बी फोर्स्ड टू एक्सटेंड लोन्स व्हेन सच लोन्स डोंट मेक इकोनॉमिक सेंस। अब देखिए फ़ोन बैंकिंग का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई विधायक हैं, MLA हैं, MP हैं, उन्होंने किसी बैंक के मैनेजर को फ़ोन करके कहा कि भाई हमारे लोग आ रहे हैं, आप उनको लोन दे दो। तो अब वो लोन तो देंगे लेकिन उस लोन का कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो लोन या तो बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है या बैंक के मैनेजर को भी पता है कि वो लोन इसलिए देगा क्योंकि उसके ऊपर बर्डन है, नहीं तो ये लोन का पैसा वापस वैसे भी नहीं आना है। तो उसको अपनी नौकरी भी बचानी है और जो MLA साहब हैं या MP साहब हैं उनकी बात भी माननी है। तो इस वजह से उसकी मजबूरी है कि उसको ये लोन देना ही देना पड़ेगा। फिर इकोनॉमिक सर्वे 2020 ने ये भी पॉइंट आउट किया दैट पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंजॉय लेस स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेटिंग फ्रीडम बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी गवर्नमेंट ऑनरशिप। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें, हाउएवर नेशनलाइजेशन डिड हेल्प द इंडियन इकोनॉमी एज इट लेड। अब ये भी बात आती है, ये तुमने ये देखे कि नेशनलाइजेशन करने के क्या डीमेरिट्स रहे, यानी क्या नुकसान रहे। लेकिन क्या नेशनलाइजेशन के सिर्फ नुकसान रहे? कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ के सिर्फ नुकसान ही हों या सिर्फ फ़ायदे भी हों, दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसके फ़ायदे भी हैं जो आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट उठा पा रही है, वो फ़ायदे के मज़े। तो वो क्या फ़ायदे हैं वो देखते हैं। हायर पेनिट्रेशन ऑफ बैंकिंग इन रूरल एरियाज़ एंड अंडर डेवलप्ड सेक्टर्स। अगर अभी भी प्राइवेट बैंक ही होते तो हम नहीं मान सकते थे कि गाँव के क्षेत्रों में भी प्राइवेट बैंक्स होते। गाँव के क्षेत्रों में कभी भी प्राइवेट बैंक्स नहीं जाते, ना तो आज जा रहे हैं ना पहले जाते। प्राइवेट बैंक्स हमेशा शहरी क्षेत्रों में ही खुलते हैं जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो रिजीम चलाई कि जनधन अकाउंट खोलेंगे और आधार से सभी को कनेक्ट किया जाएगा, मोबाइल बैंकिंग होगी, वो सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो गया। गांव-गांव तक बैंक हैं तो वहाँ पे सभी लोग जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अगर हम देखें फ्रॉम जस्ट 8262 बैंक ब्रांचेज 1969 से लेके जो नंबर है वो आज 1979 में, यानी कि अब देखिए 10 साल में अगर हम देखें सिर्फ 8000 ब्रांचेज हुआ करती थी पूरे देश में 1969 में बैंकों की। उस टाइम पे पूरे भारत के अंदर सिर्फ 8000 ब्रांचेज हुआ करती थी। लेकिन 10 साल के अंदर जब नेशनलाइज़ किया गया बैंकों को, सरकारी बैंक बना दिए गए, तो 10 साल के अंदर अंदर बैंक की ब्रांचेज 8000 से बढ़कर 30,000 हो गई। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कितने बड़े एरियाज़ में नई नई बैंक की ब्रांचेज खोली गई, कितना काम किया गया उस टाइम की गवर्नमेंट के द्वारा। लिबरल क्रेडिट अवेलेबिलिटी बाय बैंक्स लेड टू इंडियाज़ ग्रोथ प्रोसेस पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन। जिस टाइम पे हरित क्रांति चली उस टाइम पे भी क्योंकि बहुत ज़्यादा लिबरल क्रेडिट अवेलेबिलिटी थी, यानी कि लोगों को बहुत ईजिली टर्म्स पे लोन मिल जाता था, तो इस वजह से उस टाइम पे ग्रीन रिवोल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। क्रेडिट टू रूरल एरियाज़, जो क्रेडिट था उधार था रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में, उस टाइम पे मात्र 115 करोड़ रुपए हुआ करता था। तो 10 सालों के अंदर वो 115 करोड़ से बढ़कर 3000 करोड़ रुपए तक बढ़ गया, यानी कि 20 गुना उसमें इंक्रीज़ हो गया। Both rural bank deposit mobilization and rural credit increased significantly after the 1916 nationalization.
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की गई, उस टाइम पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बना दिया गया, यानी कुछ सेक्टर को, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है या ग्रामीण क्षेत्रों में जो एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर है, उसको प्रायोरिटी सेक्टर कह दिया गया। यानी कि अगर बैंक 100 रुपये घुमाना चाहता है लोन में, तो 100 में से उसको कह दिया गया कि शुरू के 40 रुपये तो आप सिर्फ इसी सेक्टर को दोगे, बाद में आप कहीं पे भी पैसे घुमाओ, हमें मतलब नहीं है, लेकिन आपको कुछ पैसा ऐसा है जो लोन के लिए सिर्फ खेती वालों को देना है, या इस चीज़ के लिए देना है, महिलाओं को देना है, या SC ST को देना है, तो उन सबको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में रख दिया गया। सेटिंग असाइड 40% ऑफ बैंक्स नेट बैंक क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, एजुकेशन, हाउसिंग एंड वीकर सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा कि 40% का मतलब ये हुआ कि अगर एक बैंक चाहता है कि वो 100 रुपये लोन में घुमाए, तो 100 रुपये में से 40 रुपये तो उसको लोन के रूप में देने पड़ेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए दे, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए दिए, एजुकेशन के लिए दे, हाउसिंग के लिए दे, या वीकर सेक्शंस हैं जैसे कि SC ST हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए दे। डोमेस्टिक सेविंग की बात करें, द रेट्स ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज रैपिडली फ्रॉम 10% इन द 1950s टू 20% इन द 1980s। रिमूव्ड मोनोपोली ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन सम सेक्टर, जैसे कि कोल। उस टाइम पे नेशनलाइजेशन की वजह से क्या फ़ायदा हुआ कि जो मोनोपोली थी, एक आध ही राज था, हम कहें कि भाई एक ही राज था प्राइवेट सेक्टर का कोयले के ऊपर, वो भी ख़त्म किया गया। आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ द कोल इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया नेवर विटनेस्ड अ डिमांड सप्लाई गैप अंटिल 1991। यानी कि डिमांड और सप्लाई में कभी दिक्कत नहीं आई 1991 तक। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करें तो देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द बैंक्स इन गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ इन रिसेंट ईयर्स। द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन इंप्रूव्ड कंसिडरेबली आफ्टर नेशनलाइजेशन। अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि मैंने बाहर से कुछ चीज़ें इंपोर्ट की, तो वो जो कुछ चीज़ें इंपोर्ट करी उसके लिए मुझे विदेश में पैसा देना पड़ेगा, और विदेश में अगर मैंने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करी तो उसके वजह से मुझे पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं ऐसा होता है कि अगर मैं 100 रुपये की चीज़ एक्सपोर्ट करता हूँ, निर्यात करता हूँ, लेकिन 150 रुपये की चीज़ आयात कर लेता हूँ, अपने देश में मंगाता हूँ, तो मुझे 50 रुपये का नुकसान है, और जो वो 50 रुपये है वो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, यानी कि वो 50 रुपये मुझे दूसरे देश को देने पड़ेंगे। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो सिचुएशन थी, ये इंप्रूव हुई नेशनलाइजेशन के बाद, एज द ग्रीन रिवोल्यूशन लेड टू अ रिडक्शन इन फूड एंड अदर इम्पोर्ट्स। उस टाइम पे भारत की स्थिति कुछ इस तरह से थी कि भारत में शिप टू माउथ वाली स्थिति थी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अगर अमेरिका से शिप में भर के गेहूँ आता था तो लोगों को भारत में गेहूँ या अनाज मिलता था, और अगर शिप नहीं आया, शिप लेट हो गया, तो भारत के लोगों को भूखे पेट सोना पड़ता था। तो यानी कि भारत अपने आप में इतना विशालतम एग्रीकल्चरल कंट्री होते हुए भी उस टाइम पे हमारे यहाँ इतना गेहूँ या चीज़ें नहीं थी जिससे कि भारत के लोगों की भूख मिटाई जा सके। हमें शिप पे डिपेंड होना पड़ता था कि US से शिप आएगा और हमारे लोग खाना खाएंगे तो चूल्हा जलेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए जब भारत में 1965 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, उनके बाद उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया MS स्वामीनाथन जी के द्वारा। तो इससे ये समझ में आता है कि भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के वजह से जो खेती के अंदर जो भी रिवॉल्यूशन आया, उसके वजह से बहुत ज़्यादा ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ, और इस वजह से जो हमारा पैसा जाता था, खर्च होता था इंपोर्ट करने में अमेरिका से, वो सारा पैसा बचने लगा। और भारत इस टाइम पे ऐसी स्थिति में है कि हम कई देशों को गेहूँ एक्सपोर्ट करते हैं। बाय 1978-79 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैड राइजन टू अबाउट अ पीक ऑफ 7.3 बिलियन। तो आज जो हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हैं जो करीब $600 बिलियन है, उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हुआ करते थे, जो बढ़कर उस टाइम पे 7.3 बिलियन हो गए, क्योंकि गेहूं वगैरह का जो इंपोर्ट था वो काफ़ी कम हो गया। सोर्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो उस टाइम पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बढ़ी। द ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्रिएटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू अ वास्ट नंबर ऑफ एजुकेटेड यूथ्स इन द कंट्री। यानी उस टाइम पे जब सब चीज़ सरकारी होने लगी तो वैकेंसीज निकलने लगी। जब वैकेंसी निकलने लगी तो उस टाइम पे जो भी लोग हुआ करते थे उन लोगों को, यानी कि जो भी एजुकेटेड लोग हुआ करते थे, उन लोगों को बहुत ईजिली नौकरियाँ मिलने लगी। अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो 2014 के बाद अगर हम देखें तो जो जैम ट्रिनिटी की सक्सेस है वो भी इसी चीज़ पे डिपेंड करती है, यानी कि जनधन, आधार, मोबाइल, ये सब चीज़ें तभी सक्सेस हो पाई क्योंकि आज के टाइम पे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंक हैं। अगर बैंक ही ना होते तो आप जनधन अकाउंट कहाँ पे खुलवाते या किसको कहते कि आप खोलो, क्योंकि गाँव का आदमी शहर नहीं जाएगा 20 किलोमीटर दूर या 30 किलोमीटर दूर अपने अकाउंट खोलने के लिए। द इनिशिएटिव वुड हैव बीन अ नॉन स्टार्टर हैड देयर बीन ओनली प्राइवेट बैंक्स एंड नो पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन द कंट्री। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं राइटर का कहना ये है कि ये इनिशिएटिव जो जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी स्टार्ट किया गया है, ये स्टार्ट ही ना हो पाता अगर भारत में कुल प्राइवेट बैंक्स ही होते, कोई भी सरकारी बैंक ना होता। ऑफ द टोटल 46 करोड़ बेनिफिशरीज, ओनली 1.3 करोड़
हैव अकाउंट इन प्राइवेट सेक्टर बैंक जस्ट 2.82%। अब देखिए, अगर 46 करोड़ बेनिफिशियरी की बात करें जनधन अकाउंट की, मात्र 1.3 करोड़ उसमें से ऐसे हैं, यानी कि 2%, 2.82 या 3% मान लो कि 3% लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में अपना अकाउंट खुलवाया है, जबकि सारा पैसा या सारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो भारत में ज़्यादातर सरकारी बैंकों से ही चलता है। Conceptually, nationalization was a good idea as it pushed for redistribution of wealth, job creation, and financial inclusion. However, efforts would have been taken to improve efficiency and make public sector undertakings competitive as was done by China. क्योंकि चाइना के अंदर भी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव तरीके से काम करती है, तो भारत में भी ट्राई किया जा रहा है कि भारत के PSUs भी कुछ इसी तरह से काम करें। नेक्स्ट आता है 4 ट्राइबल रिवोल्ट्स प्रेसिडेंट मुर्मू इन्वोक्ड इन इनॉग्रल स्पीच। तो जिस टाइम पे मिस या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो प्रेसिडेंट बनी है उन्होंने स्पीच दी अपनी, तो उन्होंने 4 ट्राइबल रिवोल्ट्स की बात की। तो वो 4 ट्राइबल रिवोल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आगे आने वाले मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी, या किसी भी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए, जिसमें भी आप एग्ज़ाम लिखेंगे। तो उन्होंने जिनकी बात की, क्योंकि वो खुद संथाल रिवॉल्यूशन या संथाल जो ट्राइब है उनसे बिलोंग करती हैं, तो सबसे पहले उन्होंने संथाल रिवॉल्यूशन के लिए बोला। तो 30 जून 1855 में 10,000 संथाल जो थे, उनके जो लीडर थे कान्हो मुर्मू, चंद मुर्मू, भैराब मुर्मू और सिद्धू मुर्मू, यानी कान्हो और सिद्धू की बात की जाती है, तो उन्होंने लेड किया एक रिवोल्ट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर ऑपरेशन बाय रेवेन्यू ऑफिशियल, जमींदार और करप्ट मनी लेंडर्स। यानी कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग थे जो करप्ट थे और अंग्रेजी हुकूमत के साथ थे, तो उन्होंने जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, संथाल कम्युनिटी, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दमन किया, यानी कि उनका काफ़ी ज़्यादा शोषण किया। तो इस वजह से उन्होंने कुछ लोगों ने मिलके, चाहे वो कान्हो मुर्मू हो या सिद्धू मुर्मू हो, तो इन्होंने मिलके प्रोटेस्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। द लैंडमार्क इवेंट इन ट्राइबल हिस्ट्री रेफर टू ए संथाल हुल, तो उसको संथाल हुल कहा जाता है। टुक प्लेस इन भोगनाधी विलेज इन प्रेजेंट डे झारखंड। तो आज के टाइम पे झारखंड में वो क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे उस टाइम पे संथाल रिवॉल्यूशन हुआ था। सून आफ्टर देयर ओपन रिबेलियन संथाल्स टुक टू आर्म्स टू रेजिस्ट इम्पोजिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लॉ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कानून थे, लॉ थे, उनसे बचने के लिए उन्होंने हथियार उठा लिए संथाल रिवोल्ट्स ने, संथाल के जो लोग थे। द सीड्स ऑफ द प्रोटेक्टेड रिबेलियन हाउएवर वर सोन इन 1832 वेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिएटेड दमिन ई कोहो रीजन इन द फॉरेस्टेड बेल्ट ऑफ राजमहल हिल्स एंड इन्वाइटेड द संथाल्स टू सेटल देयर। अब देखिए यहाँ पे दिक्कतें कहाँ से शुरू हुई। दिक्कतें 1832 से शुरू होती हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक जंगल के एरिया को दमिन ई कोह करके एक रीजन बना दिया और ये कहा संथाल के लोगों से कि आप राजमहल की पहाड़ियों में जो दमिन ई कोह वाला रीजन है, आप यहाँ पे आके सेटल हो जाओ। ओवर द ईयर संथाल फाउंड देमसेल्व्स एट द रिसीविंग एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस एडेड बाय द ब्रिटिश। अब देखिए धीरे धीरे क्या होने लगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेटिव नेचर के थे, यानी कि वो लोगों का शोषण करते थे, तो उन्होंने जो ये ट्राइबल कम्युनिटी थी इनका शोषण भी करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर द रिबेलियन ब्रोक आउट इन 1855 बोथ साइड्स कंटिन्यूड क्लैशिंग टिल द अपराइजिंग वाज क्रश्ड इन 1856। तो 1855 से लेकर 1856 तक, यानी करीब करीब 1 साल तक काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चली ब्रिटिशर्स के बीच में और संथाल्स के बीच में। बाद में संथाल्स को मार दिया गया या उनको हरा दिया गया। आफ्टर द रिबेलियन ब्रोक आउट द ब्रिटिश डिफीटेड द संथाल्स यूजिंग मॉडर्न फायर आर्म्स एंड वॉर एलिफेंट्स एंड डिसाइसिव एक्शन इन विच बोथ सिद्धू एंड कान्हू डाइड। तो दोनों में सिद्धू और कान्हू जो थे इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इनके पास जो ट्राइबल लोग थे उनके पास ट्रेडिशनल आर्म्स हुआ करते थे, जैसे कि तलवार हो गई या ऐसे कुछ भी छोटे हथियार हुआ करते थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास फायर आर्म्स थे, बंदूकें थी, तो उसके वजह से वो ईजिली लोगों को मार सकते थे। संथाल रिवॉल्यूशन के बाद आता है पैका रिबेलियन। इन सेवरल रिसेंट डिस्क्रिप्शंस द 1817 पैका रिबेलियन इन उड़ीसा खुर्दा इज रेफर्ड टू एज द ओरिजिनल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो देखिए पैका रिबेलियन को जो उड़ीसा में हुआ था, माना जाता है कि ये भारत का पहला इंडियन इंडिपेंडेंस का जो फ्रीडम मूवमेंट था वो यहीं से स्टार्ट हुआ, या फ्रीडम स्ट्रगल था वो यहीं से स्टार्ट हुआ। कुछ लोग 1857 की क्रांति को भी कहा जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा जो माना गया है वो पैका रिबेलियन को माना गया है। दैट ईयर द पैकाज, यानी कि जो क्लास थी मिलिट्री रिटेनर्स की, ट्रेडिशनली रिक्रूटेड बाय द किंग ऑफ उड़ीसा, रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स मेनली ओवर बीइंग डिस्पोजेस्ड ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स। अब क्या हुआ, उस टाइम पे अंग्रेजों ने पैका जो रिबेलियंस थे, यानी कि पैका रिबेलियंस वो थे, पैका सोल्जर्स वो थे जो उस टाइम पे उड़ीसा का जो राजा हुआ करते थे, तो उनकी आर्मी में हुआ करते थे, तो उनकी जो ज़मीन थी उनसे उनको बेदखल कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। इस वजह से उन्होंने हथियार उठा लिए। इन द रन अप टू द रिवोल्ट द ब्रिटिश हैड डिथ्रोन्ड एंड एक्साइल्ड द खुर्दा किंग इन 1803 एंड देन स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट्स। तो
अंग्रेज़ों ने क्या किया, उस टाइम पे जो उड़ीसा में खुर्दा के जो राजा थे उनको हटा दिया गया और उनको एग्जाइल में भेज दिया गया, यानी कि उनको देश निकाला कर दिया गया 1803 में, और वहाँ पे नए रेवेन्यू सेटलमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने लगे। फॉर पैका हु वर इनटू रेंडरिंग मार्शल सर्विसेज इन रिटर्न फॉर हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड। अब देखिए वहाँ पे जो पैकास थे वहाँ पे उनको मार्शल सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी। मार्शल सर्विसेज का मतलब ये हुआ कि वो मिलिट्री में थे। क्यों मिलिट्री में थे? क्योंकि इसके वजह से उनको हेरिडिटरी यानी कि वंशानुगत अगर हम देखें रेंट फ्री लैंड उनको मिलती थी, यानी कि जो ज़मीन थी उसके ऊपर उनको कोई भी रेंट नहीं देना पड़ता था, यानी कि निष्कर जागीर मिलती थी एंड टाइटल्स। दिस डिसरप्शन मेंट लूजिंग बोथ देयर एस्टेट्स एंड सोशल स्टैंडिंग। तो अगर उनके पास से उनकी ज़मीन चली जाएगी तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी जो ज़मीन थी एक तो वो तो चली गई, और ज़मीन होने की वजह से जो उनकी सोशल स्टैंडिंग थी यानी कि समाज में जो उनकी स्थिति थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ नहीं संभाल पाए वो कि ब्रिटिशर्स की वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो इसलिए वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने लगे। द ट्रिगर फॉर द रिवोल्ट केम एज सम 400 कॉन्स डिसेंडेड फ्रॉम द घुमुसार एरिया टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश। बख्शी जगबंधु, विद्याधर मोहपात्रा और भाराम्बार राय जो ये हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री जनरल थे, बैनिस्ड खुर्दा किंग के, लेड एन आर्मी ऑफ पैकास टू जॉइन द अपराइजिंग ऑफ द कौंस। तो कौंस एरिया में जो अपराइजिंग हुई इन्होंने इसको लेड किया। द पैकास सेट फायर टू गवर्नमेंट बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंगों को आग लगा दी गई, पुलिसमैन को मारा गया और जो ट्रेजरी थी यानी कि सरकारी खजाना था उसको लूट लिया गया। एंड द ब्रिटिश सॉल्ट एजेंटशिप डॉग्ड ऑन द चिलिका। दे देन प्रोसीड टू खुर्दा एंड किल्ड सेवरल ब्रिटिश ऑफिसर्स। कुछ उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी मार दिया, और कुछ महीनों बाद जो पैका थे फॉट ब्लडी बैटल्स एट सेवरल प्लेसेस बट द कॉलोनियल आर्मी ग्रेजुअली क्रश द रिवोल्ट। सिंपल सी बात है, जो कॉलोनियल आर्मी थी यानी कि ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको क्रश कर दिया, यानी कि जो पैका का रिवोल्ट था उनको ख़त्म कर दिया। बख्शी जगबंधु एस्केप्ड थ्रू द जंगल्स एंड स्टेड आउट ऑफ रीच ऑफ द ब्रिटिश अंटिल 1825 व्हेन ही फाइनली सरेंडर्ड अंडर नेगोशिएटेड टर्म्स। तो बख्शी जगबंधु जो थे वो जंगलों में रहे, कई टाइम तक ब्रिटिशर से बचते रहे, लेकिन बाद में 1825 में उनका एग्रीमेंट हो गया उनके बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में, और उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया। उसके बाद जो प्रेसिडेंट ने बोला है, उन्होंने बोला है कोल रिवोल्ट के ऊपर। तो कोल्स कौन थे? तो कोल्स एक ट्राइबल पीपल थे छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन के, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया 1831 में। द ट्रिगर हेयर टू वॉज ग्रेजुअल टेक ओवर ऑफ ट्राइबल लैंड। अब देखिए सब जगह दिक्कत क्या है, जो ज़मीन के ऊपर सारा जो दिक्कत है वो ज़मीन के ऊपर है। अगर हम संथाल रिवोल्ट में देखें, उसके बाद फिर हमने पैका रिबेलियन में देखा, और हम कोल रिवोल्ट में देख रहे हैं, सभी जगहों पे ज़मीन से रिलेटेड ही इशू है। तो जो ट्राइबल जहाँ पे रहते हैं अगर आप उनको उनकी ज़मीन से हटाएंगे तो वे कहाँ जाएंगे, सवाल ये उठता है। यानी कि आज के टाइम पे भी हम जो नेक्सलिज्म की बात करते हैं वहाँ पे भी जो एक इशू आता है वो आता है जल जंगल ज़मीन का, कि जो जंगल है यानी कि जो ज़मीन है जहाँ पे वो रहते हैं, अगर आप उनको वहाँ से हटाएंगे या वहाँ पे उनका दमन करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? सिंपल सी बात है, वो सरकार के खिलाफ ही उनकी आवाज़ उठेगी। उस टाइम पे चाहे ब्रिटिश सरकार थी और आज के टाइम पे चाहे वो भारत सरकार हो। द ट्रिगर हेयर टू वॉज ग्रेजुअल टेक ओवर ऑफ ट्राइबल लैंड एंड प्रॉपर्टी बाय नॉन ट्राइबल सेटलर्स हु वर एडेड बाय न्यू लैंड लॉस। तो जो नए जो लोग आ रहे थे वहाँ पे, जो नॉन ट्राइबल्स थे यानी कि वो आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे, और वहाँ पे आके वो ट्राइबल लोगों की ज़मीन लेते जा रहे थे, इसके वजह से जो कोल के लोग थे उनका गुस्सा फूट पड़ा। द सिमरिंग डिसकंटेंट ओवर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स लेड टू एन अपराइजिंग लेड बाय बुद्धू भगत। तो उस टाइम पे जो बुद्धू भगत थे, जोआ भगत थे और मदारा महातो थे, तो इन सब ने मिलकर वहाँ पे रिवोल्ट किया। द कोल्स वर जॉइंड बाय अदर ट्राइब्स लाइक होज, मुंडाज एंड ओराउन। तो इन सब ने भी वहाँ पे इनका साथ दिया कोल का। द ट्राइबल्स फॉट विद ट्रेडिशनल वेपन्स। अब देखिए दिक्कत यहाँ पे यही आती है कि जो ट्राइबल्स थे वो अपने ट्रेडिशनल वेपन्स के साथ लड़ रहे थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास बंदूकें हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो ईजिली इनको मार देते थे। द अपराइजिंग विच स्प्रेड टू एरियाज जैसे कि रांची में, हजारीबाग, पलामऊ, मानभूम एंड कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 2 साल। तो 2 साल तक ये चलता रहा, और 2 साल तक मेनली टारगेटेड कॉलोनियल ऑफिशियल्स एंड प्राइवेट मनी लेंडर्स। और उसके बाद जो चौथे रिवोल्ट की बात की गई प्रेसिडेंट के द्वारा वो है भील अपराइजिंग। तो ब्रिटिश इंट्रूडेड इनटू द भील टेरिटरी इन महाराष्ट्र खानदेश रीजन। तो महाराष्ट्र का जो खानदेश रीजन है, जब जो भील की टेरिटरी हुआ करती थी, जब वहाँ पे ब्रिटिशर्स घुसे, द ट्राइबल्स पुश्ड बैक फियरिंग एक्सप्लॉयटेशन इन द न्यू रिजिम इन 1818। तो ये 1818 की बात करीब है। द रिवोल्ट वाज लेड बाय देयर लीडर सेवाराम एंड वाज ब्रूटली क्रश्ड यूजिंग द ब्रिटिश मिलिट्री माइट। दिस अपराइजिंग अगेन इरप्टेड इन 1825। उसके बाद 1825 में दोबारा उठी एज द भील्स सॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ रिवर्सेस बीइंग सफर्ड बाय द ब्रिटिश इन द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। नेक्स्ट आता है रीपिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब देखिए राइटर का बहुत ही अच्छे से कहना है यहाँ पे कि जो भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि जो भारत में यूथ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसका बेनिफिट हम कब तक ले पाएंगे, या उसका क्या बेनिफिट हम ले रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं, उसके ऊपर राइटर लिखते हैं।
यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022, वो ये फोरकास्ट करती है कि दैट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल टच 8 बिलियन दिस ईयर, यानी कि 8 बिलियन हो जाएगी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 2022 में, एंड राइज टू 9.8 बिलियन इन 2050। और 2050 तक बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 9.8 बिलियन हो जाएगी। अ लॉन्ग टाइम क्रिटिक ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन पॉलिसी एंड ऑथर ऑफ बिग कंट्री विद एन एम्प्टी नेस्ट। अब देखिए बहुत लंबे समय से क्रिटिक रहे हैं चाइना की जो पॉपुलेशन पॉलिसी रही बीच में वन चाइल्ड पॉलिसी की, और उस टाइम पे जो एक ऑथर है किताब के बिग कंट्री एंड एन एम्प्टी नेस्ट, यी फूजियान। अब देखिए यी फूजियान जो है ये राइटर थे चाइना के, बिलीव्स दैट विदाउट इट्स वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना पॉपुलेशन 2 वुड हैव नेचुरली राइजन एंड पीट एट 1.6 बिलियन इन 2040। तो ई फूजियान का ये कहना था कि अगर चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी ना अपनाता उसके बावजूद भी 2040 तक ऐसा होता कि चाइना की जनसंख्या 1.6 बिलियन तक पहुंच पाती, अलाउिंग द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी टू एन्जॉय अ मच लॉन्गर डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो उसकी वजह से चाइना जो अपना में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की, उसके पास बहुत ज़्यादा फायदा होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, जो कि अब उसके पास नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से कई सारी जनरेशन्स अगर हम देखें तो ऐसी हो गई हैं जो नेक्स्ट जनरेशन्स आ रही हैं कि वो बच्चे पैदा करना अब नहीं चाह रही हैं। इंडिया इज़ गेटिंग अ डेमोग्राफिक डिविडेंड दैट विल लास्ट नियरली 30 साल तक। 30 साल तक आगे तक अगर हम देखें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड चलता रहेगा भारत का। इंडियाज़ पोटेंशियल वर्क फोर्स टू राइज फ्रॉम 885 मिलियन टू 1.08 बिलियन पीपल ओवर द नेक्स्ट 2 डेकेड्स फ्रॉम टुडे। तो आज से अगर हम देखें तो अगले 20 सालों में भारत की जो पोटेंशियल वर्क फोर्स है वो इस टाइम पे 885 मिलियन है, यानी 88 करोड़ है। तो 88.5 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ या 108 करोड़ हो जाएगी, यह आगे माना जा रहा है कि अगले 2 सालों में। नेक्स्ट GS2 से सबसे पहले न्यूज़ आ रही है कि इंडिया टू होस्ट UNSC मीट ऑन काउंटर टेररिज्म। तो जो इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं जिसके इंडिया मेंबर होता है, तो वहाँ से न्यूज़ आ रही है कि भारत जो है UNSC की यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म के ऊपर जो है मीटिंग को होस्ट करेगा। इन अ फर्स्ट इंडिया विल होस्ट डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम ऑल 15 कंट्रीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। UNSC के 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें भारत भी एक मेंबर है उसका इस टाइम पे। तो वो 15 देशों को होस्ट करेगा इंक्लूडिंग चाइना, रशिया एंड द USA फॉर अ स्पेशल मीटिंग ऑन टेररिज्म इन दिल्ली एंड मुंबई इन अक्टूबर। तो अक्टूबर के महीने में दिल्ली में और मुंबई में ये मीटिंग होंगी। द मीटिंग ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमिटी विच इंडिया इज चेयरिंग फॉर 2022 एज अ मेंबर ऑफ द UNSC विल फोकस पर्टिकुलरली ऑन चैलेंजेस जैसे कि टेररिज्म, फाइनेंसिंग, साइबर थ्रेट्स एंड द यूज़ ऑफ ड्रोन्स। न्यू दिल्ली इज एक्सपेक्टेड टू हाईलाइट क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एट द मीटिंग। अब देखिए न्यू दिल्ली क्या कर सकता है, यानी कि भारत जो है उस टाइम पे जो क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स हैं, यानी कि जो सीमा पार से जो भी भारत में घुसपैठ होती है, थ्रेट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो अफगानिस्तान हो, उसका इशू उठाएगा। विच विल कम 2 months बिफोर इंडिया कंप्लीट इज टेन्योर एज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द UNSC 2021-22, क्योंकि भारत जो है 2 साल के लिए टेम्प्रेरी मेंबर बना था UNSC का 2021-22 के लिए, तो वो भी उसका ख़त्म हो जाएगा दिसंबर के महीने में। तो उसके बाद अक्टूबर के महीने में ये मीटिंग होगी जहाँ पे भारत अपने इश्यूज़ वहाँ पे रखेगा। इन एडिशन इंडिया हैज़ बीन पुशिंग फॉर द UN मेंबर्स टू अडॉप्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। भारत बहुत समय से 1996 के अगर बात से देखें तब से भारत CCIT की बात करता जा रहा है। अगर हम देखें ये बहुत ही विवादास्पद होगा और बहुत ही हास्यास्पद भी होगा, यानी हंसने वाली बात होगी यहाँ पे कि यूनाइटेड नेशंस अभी तक टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं डिफाइन कर सकता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग टेररिज्म क्या है वो अभी यूनाइटेड नेशंस नहीं बता सकता। तो टेररिज्म के ऊपर कोई डेफिनेशन सेटअप नहीं है यूनाइटेड नेशंस की। तो वहाँ पे 1996 में भारत ने प्रपोज किया था कि एक CCIT डेवलप होना चाहिए, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन होना चाहिए इंटरनेशनल टेररिज्म पे, जहाँ पे टेररिज्म क्या है, क्यों है, कैसे है, सब चीज़ें डिफाइन की जाएँ। जो यूनाइटेड नेशंस अभी तक करने से बचता रहा है, चाहे वो चाइना की वजह से हो, चाहे वो रशिया की वजह से हो, चाहे वो किसी भी देश की वजह से हो, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं USA की वजह से हो। 1996 से 2022 आ चुके हैं, यानी करीब करीब हम काफ़ी साल आगे निकल के आ गए हैं, लेकिन अभी तक इस पर टेररिज्म क्या होता है इसके ऊपर अभी तक कोई भी खुल के चर्चा नहीं हुई है। जबकि इसमें हमने 2001 में 9/11 का जो अटैक हुआ अमेरिका पे, हमने वो देख चुके हैं। 2008 में मुंबई में टेरर अटैक्स हुए, वो हम देख चुके हैं। उसके बाद उरी अटैक्स हुए, दुनिया भर के अटैक्स होते रहते हैं, हम इतने अटैक्स देख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टेररिज्म के ऊपर अभी तक कोई भी डेफिनेशन सेटअप नहीं हो पाई है। नेक्स्ट आता है, लोकसभा ने पास किया है एक बिल टू सेटअप गति शक्ति यूनिवर्सिटी। तो गति शक्ति यूनिवर्सिटी को सेटअप करने के लिए एक लोकसभा ने बिल पास किया है। द लोकसभा पास्ड द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2022 विच सीक्स टू स्टैब्लिश द गति शक्ति विश्वविद्यालय एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को बनाना चाह रहे हैं
changing the form of the National Rail and Transport University, which is currently deemed to be an institution in वडोदरा। तो ये जो यूनिवर्सिटी थी नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी, इसका नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय हो जाएगा। यानी कि इसमें जो गति शक्ति का मतलब यहाँ पे आ गया कि रोड के लिए ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन बेसिस पे अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसमें क्या हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर बनाई जा रही है। द बिल ऑल्सो सीक्स टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम बियॉन्ड द रेलवेज टू कवर द एंटायर ट्रांसपोर्ट सेक्टर टू सपोर्ट द एम्बिशियस ग्रोथ। नेक्स्ट आता है सुरेश पटेल को नया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर लगाया गया है और 2 और कमिश्नर्स ने चार्ज लिया है। तो विजिलेंस कमिश्नर सुरेश पटेल वाज सोन इज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो पहले ये विजिलेंस कमिश्नर हुआ करते थे, अब इनको सीवीसी बना दिया गया है। मिस्टर पटेल वाज ऑफिशिएटिंग एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सिंस जून दिस ईयर आफ्टर संजय कोठारी फॉर्मर IAS ऑफिसर कंप्लीटेड हिज टर्म। तो इनसे पहले संजय कोठारी सीवीसी हुआ करते थे, अब सुरेश पटेल को नया सीवीसी लगाया गया है। The commission is headed by a central vigilance commissioner and can have 2 vigilance commissioners। तो CVC में एक जो अगर हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देखें उसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है और साथ में उसके 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। नेक्स्ट देखें GS3 से न्यूज़ आ रही है सबसे पहले कि पैनल सेटअप टू मेक MSP सिस्टम मोर इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट। यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम है जो किसी भी फसल के लिए लाया जाता है सरकार के द्वारा किसानों के लिए, तो उस सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, यानी कि प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए MSP प्रणाली के लिए एक पैनल सेटअप किया जा रहा है। द मेन टास्क ऑफ द कमिटी विल बी टू आइडिएट वेज टू मेक द MSP सिस्टम मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। कि और इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए उसकी बात की जा रही है। विल ऑल्सो गिव सजेशंस ऑन गिविंग मोर ऑटोनॉमी टू CACP। की CACP जो है यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। अब देखिए क्या होता है, सरकार को कौन कहेगा, कौन बताएगा कि भाई इस चीज़ के दाम इतने रखो, तो वो बताएगा CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये रिकमेंड करता है सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि आप इस क्रॉप की जो MSP है वो इतना रखिए। उसके बाद उस सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार उसको माने या ना माने, यानी कि उसने जो बताया उस पैसे को घटाए बढ़ाए जो भी कर सकती है वो सरकार करती है, लेकिन सरकार को बताएगा कौन, CACP बताता है। द पैनल विल बी हेडेड बाय फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल एंड हैज़ रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम नीति आयोग। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और करंट अकाउंट बैलेंसेस की अगर हम बात करें तो भारत में और अलग अलग देशों के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं और करंट अकाउंट बैलेंस अगर उसको देखें तो सबसे ज़्यादा चाइना में आता है फॉरेक्स रिजर्व्स। 3,427 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है चाइना के पास, और भारत जो आता है वो 5वें नंबर पे आता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि 1 2 3 4 5, तो इंडिया 5th नंबर पे आता है। इंडिया के पास इस टाइम पे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो 638 करोड़ के हैं या 638 बिलियन डॉलर्स के हैं, और जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो भारत का लेकिन माइनस में है, और USA का भी माइनस में है, जबकि 5,099। अब देखिए माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब ये हुआ कि US एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, यानी कि USA से जो निर्यात है वो तो कम हो रहा है, जबकि जो आयात है, इंपोर्ट है, वो ज़्यादा हो रहा है। तो इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि उसका जो पैसा है वो बाहर दूसरे देशों में चला जाएगा। भारत की भी कुछ ऐसी स्थिति है कि भारत का भी करंट अकाउंट बैलेंस 400 बिलियन डॉलर के लॉस में है, यानी कि भारत कुछ कमाता तो नहीं है लेकिन 400 बिलियन डॉलर और अपनी जेब से दूसरे देशों को दे देता है। जबकि चाइना का करंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव में है, वो भी 2000 बिलियन डॉलर, करोड़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो बिलियन डॉलर्स हैं कि 2000 बिलियन डॉलर्स हैं। यानी कि चाइना का करंट अकाउंट बैलेंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, भारत का करंट अकाउंट बैलेंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जो कि अपना में चिंताजनक विषय है। नेक्स्ट आता है कैबिनेट ने नोट दे दिया है क्लाइमेट प्लेजेस के लिए। तो इंडिया ने रेटिफाई किया है प्लेजेस मेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन ग्लासगो समिट। तो स्कॉटलैंड में जो UN COP की मीटिंग हुई थी ग्लासगो में पिछले नवंबर को, कि भारत का जो रिलायंस है रिन्यूएबल एनर्जी पे उसको हम बढ़ाएंगे और 2070 तक भारत फॉसिल फ्यूल फ्री हो जाएगा, यानी कि फॉसिल फ्यूल को, जीवाश्म ईंधन को हम कम से कम यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। मिस्टर मोदी हैज़ लेड आउट 5 कमिटमेंट्स और पंचामृत एज द गवर्नमेंट रेफरेंसेज इट नेमली। अब देखिए पंचामृत बताया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि 5 पॉइंट्स हैं जिन पर हम काम करेंगे। पहला ये है कि इंडिया विल इंक्रीज इज नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030, कि 2030 तक हम 500 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। कैसी? नॉन फॉसिल, यानी कि वो जीवाश्म से, यानी कि कोयले से, पेट्रोल से, डीजल से, नेचुरल गैस से नहीं चलेगी। विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, और 2030 तक भारत की जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, भारत जितना भी एनर्जी कंज्यूम करता है 2030 तक ऐसे करेंगे हम कि 50% जो होगा वो नॉन फॉसिल बेस्ड होगा या रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड होगा। विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टिल 2030। विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी
ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय मोर देन 45% से कार्बन इंटेंसिटी हम कम कर देंगे और नेट जीरो टारगेट लाएंगे 2070 तक। इंडिया ने अपडेट किया है एनडीसी डज नॉट इंक्लूड ऑल द प्रोमिसेस मेड एट द COP26 इन ग्लासगो। और फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स देखें तो वर्ल्ड सिटी समिट शेड्यूल्ड फ्रॉम जुलाई 31 टू अगस्त 3 टू बी हेल्ड इन सिंगापुर। तो सिंगापुर में वर्ल्ड सिटी समिट होने जा रहा है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है तो उसको भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।